फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जी.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो उनका पिछला अध्याय चल रहा था, मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत, उनमें आगे बढ़ते हैं। हम कल पुराने वीडियो में जो मानव भूगोल का प्रथम सिद्धांत है, पार्थिव एकता का सिद्धांत, उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था आपको, और मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। कल बताया था आपको मैंने कि पार्थिव एकता सिद्धांत का मतलब जो है, मूल रूप से ये है कि पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं, चाहे प्राकृतिक वातावरण के, चाहे वो सांस्कृतिक हों चाहे प्राकृतिक हो, वो उसके जो तत्व हैं वो सभी एक दूसरे पूर्ण रूप से संबंधित हैं, और इनको हम पूर्णता के रूप में ही इनका हम अध्ययन हमको करना चाहिए। और इसके बारे में आगे मैंने यही बताया था आपको कि प्रत्येक प्रदेश में, जो प्रत्येक प्रदेश, चाहे प्रदेश हो या क्षेत्र हो कह सकते हैं, वहाँ के जो जीवधारी हैं, उस प्रदेश के जो जीवधारी हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, जंतु और मानव, तीन तत्व मुख्य हैं। फिर कह रहा हूँ आपको मैं, तीन तत्व कौन से हैं? एक तो वनस्पति, एक पादप यानी जीव जंतु, मानव। ये सभी आपस में मिलकर उस किसी प्रदेश में जो तीन प्रमुख तत्व हैं, मानव, जीव जंतु और पादप समूह, वनस्पति समूह, ये आपस में मिलकर उस वातावरण से अपना अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन मतलब होता है एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन। अपने को अनुकूलन के दो तीन तरीके होते हैं, ये बाद में कभी आपको आगे बताएंगे आपको अनुकूलन और समायोजन क्या होता है। तो एक दूसरे उनको अपने एक दूसरे के अनुकूल करते हैं, और ये जो क्रिया है ये कहलाती है सहजीवन या सिम्बायोसिस। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिम्बायोसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको सहजीवन क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। तो पार्थिव एकता से जो सिद्धांत है, ये मुख्य रूप से अपन जब बात करते हैं कि किसने जो रेडजल, जिसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब इसको जो लिखना चाहे लिख लें, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ANTHROPOGEOGRAPHIE, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी कुछ सुना पूछ लेते हैं आपको इस बारे में, या आगे कंपटीशन एग्जाम में उनमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में इसको जनरल पूछ लेते हैं। तो उसमें इस जो किताब है, ये किताब है, जर्मन विद्वान थे, और ये एक निश्चयवादी विद्वान थे। पहले भी आपको बता चुके, हम इस बारे में हम वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, निश्चयवादी और संभववाद के बारे में। इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो रेडजल थे वो एक जर्मनी के विद्वान थे, और एक निश्चयवादी विद्वान थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इस सिद्धांत पर बहुत बल दिया है, और ये कहा है कि जो मानव भूगोल के जो दृश्य हैं, जितने भी मानव, अब पहले बताया था मानव भूगोल दृश्य होते हैं, ठीक है, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हों, ये जितने भी सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है मानव, वो सब उसके दृश्य हैं। ठीक है। तो मानव भूगोल के जो दृश्य हैं वो पार्थिव एकता से संबंधित हैं। सभी जितने दृश्य हैं वो सभी पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं, और केवल उसी के द्वारा ही समझाए जा सकते हैं। ठीक है। यानी ये निश्चयवादी था, तो उसने प्रकृति को क्या माना है? सर्वोपरि माना है। अब देखिए, आप देखिए इस चीज़ में क्या लिखा रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो मानव भूगोल के दृश्य हैं वो पार्थिव एकता से संबंधित हैं, और केवल उसी के द्वारा ही रहे जा सकते हैं। अर्थात यदि हम प्रकृति है उसको जब तक एक रूप में नहीं मानेंगे, प्रकृति को पूरा एक पार्थिव के रूप नहीं मानेंगे, तब तक हम मानव भूगोल के जो दृश्य हैं, जो फैक्ट तथ्य हैं मानव भूगोल के, उनको हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तत्व प्रत्यक्ष रूप से पार्थिव एकता से संबंधित हैं। ठीक है। और प्रत्येक स्थान पर भूगोल दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है। ठीक है। और वातावरण क्या होता है? वातावरण जो होता है वो वहाँ की भौगोलिक दशाओं का योग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो कहना चाह रहे हैं रेडजल, कि जो मनुष्य है वो किसी भी प्रदेश के भौगोलिक वातावरण का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ऐसे ही जो एक विद्वान और थे, निश्चयवादी हम्बोल्ट, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जो कोई भूदृश्य है या कोई प्रदेश है,
वहाँ के जो निर्माण, उसके निर्माण में वनस्पति का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, उन्होंने केवल वनस्पति को महत्व मानते हैं। और वनस्पति क्या है, वनस्पति अन्य जो प्राकृतिक तत्व हैं उनसे प्रभावित होती, उनसे संबंध होती है। और इस प्रकार ये संपूर्ण प्राकृतिक तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बाद में ये सभी तत्व मिलकर के मानवीय तत्वों को भी प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार मानव अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करता है या इनके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है ना। ऐसे ही एक विद्वान और होते थे, बिडाल डी लाब्लास, पहले भी नाम आया था इसका, बिडाल डी लाब्लास और जीन ब्रूंज। इन्होंने भी अपनी इसी बात की पुष्टि की है कि किसी भी स्थान पर जो जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वनस्पति, भले भी ना जीवधारी वनस्पति हो, जंतु हो, मानव हो, वो उन सब में एक पारस्परिक संबंध होता है। वो आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, संबंध होता है उनमें। और ये सभी अपनी परिस्थिति से समायोजन स्थापित करते हैं। यानी आपस में ये नहीं है कि जैसे प्रकृति हो गई, दे दिया प्रकृति ने, वैसे पैदा कर दिया वैसे रहना, बल्कि ये आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। कोई अपनी एक एक चीज़ छोड़ता है, दूसरी अपनाता है, दूसरा अपनी पहले की चीज़ छोड़ता है, तीसरी अपनाता है। यानी आपस में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और ये सब आप एडजस्टमेंट करेंगे इसलिए वो उसमें रह सकते हैं। ठीक है ना। और वनस्पति की अपेक्षा पशुओं को प्रकृति ने श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि पौधे अचल हैं और पशु चाहे जहाँ भी जा सकते हैं। मनुष्य इन सब में श्रेष्ठतम है, क्योंकि वह केवल चल फिर नहीं सकता, बल्कि उसके पास बुद्धि भी विशेषता है, जिसके द्वारा वह वातावरण से अपने समन्वय स्थापित कर सकता है। चाहे तो वो उसको वातावरण को परिवर्तन कर सकता है, चाहे उसको अनुकूलन कर सकता है, चाहे उसमें समायोजन कर सकता है। यानी वो अपने को, आपको वातावरण के साथ अपने आप को किसी भी प्रकार से ढाल सकता है, जबकि पशु पक्षी या प्रकृति ऐसा नहीं कर सकते। वो केवल, क्योंकि उनके अंदर विवेक बुद्धि नहीं होती, मानव बुद्धि है, मानव के अंदर बुद्धि है, इसलिए मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और वो इन तरह के कामों को कर सकता है। ठीक है ना। तो फिर भी वातावरण में समस्त प्राकृतिक, इतना होने के बाद नहीं, मानव वातावरण का श्रेष्ठतम प्राणी है। इसके बावजूद भी समस्त प्राकृतिक तत्व जो हैं, जो जो जीव जंतु और वनस्पति, ये एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। और अतः वातावरण का अध्ययन करते समय इन सब का मिला जुला अध्ययन होता है, जिसमें प्राकृतिक तत्वों की प्रधानता होती है। पहले कहा था चीज़ आपको कि चूंकि ये सब जर्मनी की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अपने अध्ययन में ये प्रकृति के को महत्व तो ही अवश्य ही देंगे। ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो पार्थिव एकता सिद्धांत है। मुख्य रूप से इसमें अपन ने पढ़ा कि प्रकृति के जो तत्व हैं वो सभी तत्व एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और उनका अध्ययन केवल एक तत्व के रूप में नहीं कर सकते, अपितु मानवीय और प्राकृतिक तत्वों का जो अध्ययन है वो हम एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात किसी प्राकृतिक तत्व के विकास, प्राकृतिक तत्वों के विकास पर, या प्राकृतिक तत्व किस दृष्टिकोण से, किस स्तर तक मानवीय तत्वों से प्रभावित होते हैं, अथवा जो मानवीय विकास है, मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाकलाप, क्रियाओं का, मानव का मानवीय विकास, मानवीय गतिविधियों का जो विकास है वो किस प्रकार प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक तत्वों से संबंधित है, अथवा तत्वों से कितने किस हद तक वो उन पर निर्भर है। इन सबको हम मिला जुला करके इसका अध्ययन करेंगे। केवल मानवीय, हम चाहें कि मानव भूगोल के अंदर हम केवल मानवीय पहलुओं का अध्ययन कर लें, वो संभव नहीं है। हम चाहे मानव भूगोल के अंदर केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन कर लें, वो संभव नहीं है। क्योंकि पहले भी कहा चुका है, क्योंकि मानव भूगोल में प्राकृतिक तत्व हैं, मानव भूगोल के प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, दोनों ही तत्व एक दूसरे के साथ सह संबंधित हैं और इन दोनों तत्वों का प्रकृति के संपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में, यानी यूनिटी के परिप्रेक्ष्य में इसका हमको अध्ययन करना पड़ेगा और तब जाके हमारी ये पार्थिव एकता का सिद्धांत का हम प्रॉपरली अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सिद्धांत जो था पार्थिव एकता का सिद्धांत, ये कंप्लीट। अगले वीडियो में हम आपको जो दूसरा सिद्धांत है इसका
परस्पर क्रियाशीलता क्या पड़ता है सिद्धांत, उसके बारे में बताएंगे, और तीसरे सिद्धांत के बारे में बताएंगे। थैंक यू।